नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गिफ्ट डीड की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। गिफ्ट डीड एक दस्तावेज होता है जो एक से दूसरे शख्स को बतौर गिफ्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत घर गिफ्ट के तौर पर देने के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है, जिस पर उस शख्स के दस्तखत होते हैं जो प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहा है। इसके अलावा दस्तावेज को 2 गवाहों से भी अटेस्ट कराना पड़ता है। गिफ्ट डीड को सब रजिस्ट्रार दफ्तर में रजिस्टर कराना पड़ता है। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को बतौर गिफ्ट दे रहे हैं, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे ही गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होगा, मालिक का उस संपत्ति से स्वामित्व खत्म हो जाएगा। आयकर नियमों के मुताबिक 1 साल में किसी शख्स को 2 गिफ्ट्स मिलते हैं। उन पर पूरी तरह छूट है, लेकिन 1 साल में इन गिफ्ट्स की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी गिफ्ट डीड से जुड़ी हुई। आपको आज हम पूरी जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता कमल मोहन गुप्ता जी। अगर आपका गिफ्ट डीड से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127 इसके अलावा एक और नंबर है 01206127 तो गिफ्ट डीड से जुड़ी तमाम जानकारी आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कमल जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, गिफ्ट डीड, वो क्या होता है, उसी के बारे में जो कानूनी पूरी परिभाषा है वो समझना चाहेंगे। देखिए, गिफ्ट जो है वो सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आती है। गिफ्ट डीड जो है ना, ये एक दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है जी, जो कि एक रिकॉर्ड होता है ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी। इट कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी, इट कैन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये एक रिकॉर्ड होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, राइट। तो जो प्रॉपर्टी देता है उसको हम कहते हैं डोनर, और जिसके पास प्रॉपर्टी जाती है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, उसे हम कहते हैं डोनी जी। अब इसमें फर्क ये होता है कि ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, ये डोनर की अपनी इच्छा से हुई है और ये यूनिलैटरल होती है, एक तरफा होती है। इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता। अगर हम इससे पैसा चार्ज करेंगे या और कुछ चार्ज करते हैं तो इट बिकम्स अ सेल, इट इज नो मोर अ गिफ्ट। सो गिफ्ट में एक तरफा होती है और अपनी इच्छा से होती है। तो जो प्रॉपर्टी दे रहा है उसका नाम है डोनर और जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसका नाम है डोनी। और ये जरूरी है कि डोनी उसको एक्सेप्ट करे। अगर सिर्फ डोनर ने दे दी प्रॉपर्टी लेकिन डोनी ने एक्सेप्ट नहीं की तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। अब प्रॉपर्टी के लिए गिफ्ट डीड कैसे बनाएं, ये कैसे हो पाता है? देखिए, इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली चीज तो ये है कि डोनर जो प्रॉपर्टी दे रहा है और डोनी जिसको प्रॉपर्टी जानी है, उनकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। नाम, एज, पेरेंटेज, रेसिडेंस ऑफ, उनका पूरा डिटेल होना चाहिए। दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर होना चाहिए जी। कि मैं क्या प्रॉपर्टी गिफ्ट करने वाला हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन होना, क्लियर होना बहुत जरूरी है जी। तीसरा ये होना चाहिए कि रीजंस क्या है गिफ्ट करने की, क्या आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है या कोई और रीजन है, तो रीजन भी देना गिफ्ट डीड में जरूरी हो जाता है। और चौथा ये है कि इस गिफ्ट डीड के द्वारा डोनी के पास इस प्रॉपर्टी पे क्या राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या कंप्लीट राइट ट्रांसफर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कितने राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ये भी देना जरूरी होगा कि गिफ्ट डीड में ये दिया जाए कि डोनी जिसके पास प्रॉपर्टी जा रही है उसके पास कितने हद तक के राइट्स उस प्रॉपर्टी पे ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके अलावा इस पे डोनर के और दोनों के सिग्नेचर होने जरूरी हैं और कम से कम 2 अटेस्टिंग विटनेस होने चाहिए। ठीक है। क्या गिफ्ट डीड को चुनौती भी दी जा सकती है, ऐसा भी क्या हो पाता है? जी हाँ, गिफ्ट डीड कैन बी चैलेंज्ड। देखिए, गिफ्ट एक वॉलंटरी एक्ट है, अपनी इच्छा से दिया हुआ है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि भाई हम किसी दबाव में हमसे ये गिफ्ट डीड लिखवाई गई है जी। या हमारे जो बाकी लीगल हेयर्स हैं, दे कैन शो कि मतलब दिस गिफ्ट डीड वाज नॉट आउट ऑफ फ्री कंसेंट और फ्री विल ऑफ द डोनर, एंड उनके ऊपर कोई दबाव था या कोई इन्फ्लुएंस था या वो कॉम्पिटेंट ही नहीं थे, सपोज वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेज में थे, ठीक है, या वो इंसेन थे, या वो मेजोरिटी
उन्होंने गेन नहीं की थी, वो अभी माइनर थे, तो इस टाइप से आप गिफ्ट डीड को चैलेंज भी किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। कमल मोहन जी, गिफ्ट डीड कौन दे सकता है? क्या ये कोई भी दे सकता है या पर्टिकुलर इसको लेकर भी कुछ कानून के दायरे हैं? देखिए, गिफ्ट डीड देने के लिए आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। पहले बात तो आप मेजर होने चाहिए, आपकी उम्र बड़ी होनी चाहिए, 18 साल से बड़े होने चाहिए आप। अगर आप माइनर हैं तो आप गिफ्ट डीड नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं दे सकते किसी को। और अगर देते भी हैं तो वो आप 18 साल के बाद रिजाइन कर सकते हैं उसे, ठीक है। और दूसरी बात, आपका एक फ्री विल होना चाहिए एंड यू शुड बी कॉम्पिटेंट टू गिव अ गिफ्ट। अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं बिकॉज ऑफ योर इंसैनिटी और कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो प्रॉपर्टी आप गिफ्ट देने जा रहे हैं उस पे आपका ओनरशिप होना बहुत जरूरी है जी। अगर आपका ओनरशिप भी कंप्लीट ओनरशिप होना जरूरी है। अगर पार्ट ओनरशिप है तो आप वो प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब गिफ्ट डीड पर इनकम टैक्स की हम बात करें तो कितना इनकम टैक्स उस पर लगता है? देखिए, गिफ्ट डीड पे दो टाइप के चार्जेस होते हैं। एक तो स्टैम्प ड्यूटी होती है गिफ्ट डीड पे, और एक होता है इनकम टैक्स, ठीक है। अब गिफ्ट जो है मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है, जैसे कैश हमने गिफ्ट किया, किसी को 5 लाख रुपए कैश गिफ्ट किया, तो इस कैश पे कोई भी मतलब अगर फैमिली मेंबर्स में है तो टैक्स नहीं लगेगा जी। लेकिन अगर फैमिली के बाहर है तो एज पर द टैक्स स्लैब ऑफ द डोनी, जिसके पास पैसा जा रहा है, सपोज 5 लाख रुपए गया, ठीक है, तो उसका जो भी टैक्स स्लैब है वो 5% वाला है, 15% वाला है, 30% वाला है, उस स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। और एज पर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज कंसर्न, अगर ये आउटसाइड द फैमिली है तो इसमें जब वो प्रॉपर्टी मतलब इस पे इनकम टैक्स लगेगा जब प्रॉपर्टी बिकेगी जी। जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स जैसे होता है कि मैंने एक प्रॉपर्टी 2001 में खरीदी और 2022 में बेची, तो 2001 और 2022 के बीच का जो एप्रिसिएशन हुआ उस पे कैपिटल टैक्स लगता है जी। तो इसी तरह से जब प्रॉपर्टी आपने डोनी को दी और डोनी जब प्रॉपर्टी बेचता है तब उसका कैलकुलेट होता है कि कितना कैपिटल गेन इनकम टैक्स के नीचे लगेगा। कमल जी, क्या कोई भी अपनी गिफ्ट दी हुई प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है क्या? इसके लिए क्या उसको अगर करना होगा, अगर ऐसा है तो? देखिए, हाँ, ये प्रॉपर्टी, ये जो गिफ्ट है ये सस्पेंड भी हो सकती है, रिवोक भी हो सकती है, ठीक है ना। द डोनर एंड द डोनी में एग्री, जब गिफ्ट बनती है तो डोनर एंड द डोनी में एग्री दैट ऑन हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट which does not depend on the will of the donor, a gift shall be suspended or revoked। ये है इसका कानून कि अगर कोई इवेंट होना है और वो इवेंट नहीं होता तो उस कंडीशन में will the gift can be revoked or suspended। जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मलिक जी हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हैं। पूछिए, क्या सवाल है आपका, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? नानी डेथ हो गए और उनकी 3 मौसियां हैं बच्चे की, जिसकी उसकी माँ की भी डेथ हो चुकी है, तो वो बच्चा जो है 18 साल से पहले का हकदार है या 18 साल के बाद भी हकदार रहेगा? एक बार फिर से वो हाँ, क्या एक प्रॉपर्टी उसके नाना नानी की है, उसकी जो माँ थी उसकी डेथ हो गई, उसकी 2 मौसियां हैं, तो 2 मौसियां उसको प्रॉपर्टी का हक नहीं देना चाहती क्योंकि वो अभी 18 साल से पहले है, तो वो 18 साल के बाद वो हकदार तभी होगा या पहले भी हकदार हो सकता है? देखिए, इसमें गिफ्ट वाली तो कोई बात आई नहीं है, बात जी, है ना। कोई गिफ्ट तो किया नहीं, ना नाना नानी ने गिफ्ट किया, ना मौसियों ने कोई गिफ्ट किया, तो इसमें तो उसको जो बच्चा है उसको अपना जो हिस्सा है वो सिविल कोर्ट के थ्रू उसको डिमांड करनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें कोई गिफ्ट का कोई वो नहीं है, कोई ऐसा नहीं आया, आपने कुछ नहीं बताया कि कोई नाना नानी या कोई फादर मदर कोई गिफ्ट करके गए हैं उसके फेवर में, तो इसलिए उसको तो सिविल कोर्ट में अप्रोच करना पड़ेगा, अपनी राइट जो है स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, जो भी राइट है उसके नाना नानी की प्रॉपर्टी में, और उससे कोर्ट से एक डिग्री लेनी पड़ेगी। इसमें गिफ्ट का कुछ संबंध नहीं है।
लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं गिफ्ट डीड की और उससे जुड़े कानूनी प्रावधान की। कमल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। कमल जी, अगर किसी की भी प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट में दे रहे हैं तो क्या डीड रजिस्टर भी कराना अनिवार्य होता है? ये भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि दो टाइप की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती हैं। एक है मूवेबल प्रॉपर्टी और एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे अगर हम सब अपना घर या ऑफिस या लैंड किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम पैसा कैश दे रहे हैं या ज्वेलरी दे रहे हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। मूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, जबकि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो अंडर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। बिल्कुल। अगर किसी की भी अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को वो गिफ्ट दे रहे हैं तो जो स्टैम्प ड्यूटी होती है क्या वो भी चुकानी होती है सर? अगर आपने गिफ्ट डीड बनाई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो स्टैम्प ड्यूटी देनी जरूरी है, और ये ड्यूटी जो है वो डोनर देता है। देखिए, दो चीजें हैं, एक हो गया इनकम टैक्स लाइबिलिटी और एक हो गई स्टैम्प ड्यूटी। तो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो डोनर की लाइबिलिटी बनती है, वेरएज इनकम टैक्स के नीचे जो डोनी होता है उसकी लाइबिलिटी बनती है। ठीक है। अब ऐसे में अगर गिफ्ट के मामले की जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि संपत्ति के बदले में कोई पैसा नहीं लिया गया है, तो क्या प्रॉपर्टी को वास्तव में स्टैम्प शुल्क का भुगतान करना चाहिए, क्योंकि उसके बदले कोई पैसे तो लिए नहीं गए हैं? देखिए, सरकार के अपने रूल्स हैं और सरकार ने रूल्स बनाए हैं। अब हर स्टेट में अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी के स्लैब्स बनाए हैं। जैसे अपने यूपी में देखेंगे, अभी एक यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली हुई है कि अगर हम 6 महीने के अंदर अंदर कोई गिफ्ट करते हैं अपने ब्लड रिलेशन में, अपने फैमिली मेंबर्स को, तो सिर्फ 5,000 रुपए का हमें 6,000 रुपए का स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ रही है। तो अलग अलग स्कीम निकलती रहती है सरकार की। अब महाराष्ट्र में आपको सिर्फ 200 रुपए देने हैं और आप किसी भी वैल्यू की प्रॉपर्टी को आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो सरकार ने रूल बनाए हैं, इसके बाद कहना कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। ये सरकार की अपनी प्रेरोगेटिव्स है। बिल्कुल। और ये स्टेट टू स्टेट जैसे आपने बताया ये बदलते रहते हैं, हर राज्य के अपने होते हैं। या कई 2% से लेके करीब 7% तक की स्टैम्प ड्यूटी लगती है डिफरेंट स्टेट्स में। मतलब अभी जैसे मैंने बताया महाराष्ट्र में बहुत कम है, यूपी में अभी स्कीम आई हुई है अगले 6 महीने के लिए। आप इसका फायदा उठा सकते हैं कि किसी भी वर्थ की प्रॉपर्टी हो, आप 6,000 रुपए स्टैम्प ड्यूटी दीजिए और अपने। तो कमल जी, जो स्टैम्प ड्यूटी होती है ये कौन इसकी पेमेंट करता है, देने वाला या लेने वाला? जी, देने वाला, डोनर। इसमें क्या है ना, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। क्या होता है कि हम गिफ्ट जो है किसी को भी कर सकते हैं, एक माइनर को भी कर सकते हैं। अब माइनर कहां से स्टैम्प ड्यूटी देगा? तो लॉजिक यही बनती है कि जो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, जिसकी हैसियत है प्रॉपर्टी गिफ्ट करने की, ही शुड पे द स्टैम्प ड्यूटी। जी। अब गिफ्ट तुरंत लागू हो जाता है, मालिक का उस संपत्ति से स्वामित्व खत्म हो जाएगा, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, जैसे गिफ्ट है, गिफ्ट और सेल में क्या फर्क हुआ? अब सेल में एक कंसिडरेशन मूव करता है। मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको दी, आपने मुझे उसके एवज में कुछ पैसा दिया। अब गिफ्ट में जो है कंसिडरेशन तो जाता नहीं है, ये एक तरफा होता है। तो एक तरफा हुआ तो अब जितना पोजेशन है वो पोजेशन इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है ना? तो इसमें पोजेशन मूव कर जाता है, तो ट्रांसफर और पोजेशन एक साथ हो जाता है। ठीक है। अब भारतीय कानूनों के तहत जो गैर रिश्तेदारों के बीच में गिफ्ट को कानूनी नहीं माना जाता, ये भी बताइए जरा इसके बारे में। देखिए, एज पर द लॉ, कानून जो स्ट्रेंजर्स को दिया हुआ गिफ्ट को गिफ्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें एक एजम्पशन आ जाता है, प्रिजम्पशन आता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चार्जेस इसमें आए जरूर होंगे। इन्होंने आपस में एक दूसरे से किया होगा, कोई घपला ना हो, इसीलिए इसको एक वैलिड गिफ्ट नहीं माना जाता है स्ट्रेंजर के साथ, आउटसाइडर के साथ। और किस तरह की प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दिया जा सकता है? क्या किसी भी प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया जा सकता है? या किसी भी प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल एसेट्स और नॉन टेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या हुए जी? जो हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। नॉन टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया आपका, जैसे पेटेंट राइट्स हो गया, जैसे कॉपी राइट्स हो गया, जैसे ट्रेडमार्क हो गया। इस टाइप के कुछ एसेट्स हैं जिसको हम नहीं छू सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो भी एक एसेट्स हैं।
तो हम उसको भी गिफ्ट किया जा सकता है अंडर द लॉ। गिफ्ट जिसे दिया जा रहा है अगर वो माइनर है तो क्या किया जाए? जी, गिफ्ट मैंने कहा कि अगर मदर के वूम में भी बच्चा है तो उसको भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, राइट? लेकिन वो तो एक्सेप्ट कर नहीं सकता क्योंकि एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट टाइम में बताया आपको कि एक्सेप्टेंस बाय अ डोनर इज अ कंपलसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गिफ्ट डीड। तो अब बताइए, छोटा बच्चा तो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये गिफ्ट जो है उसकी कस्टोडियन या नेचुरल लीगल हेयर्स जो उनके हैं उनके थ्रू ये गिफ्ट दी जाती है। कस्टोडियन वो बन जाते हैं। बच्चा जब 18 साल का हो जाता है तो उसको जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो गिफ्ट की गई है वो उसको मिल जाती है। तो बच्चे को अगर हम माइनर को अगर गिफ्ट देते हैं तो वो थ्रू कस्टोडियन ही होता है। अब कमल जी एक और सवाल, गिफ्ट डीड और सेल डीड में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, वो भी जरा समझा दीजिए। देखो, मैंने बार बार बताया आपको, शुरू से बताया कि गिफ्ट डीड जो है ना वो एक तरफा होती है, राइट? सेल डीड में क्या है, वो दो पार्टी एक आपस में इंटरेक्ट करती हैं जी। एक पार्टी आपको प्रॉपर्टी देती है, चाहे वो कैश हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे लैंड हो, और उसमें दूसरी पार्टी जो है सेल कंसिडरेशन देती है। कुछ पैसा आपको मिलता है या कुछ और चीजें मिलती हैं आपको, इन कैश और इन काइंड मिलता है, तो वहां पर कंसिडरेशन मूव करता है। तो जो गिफ्ट है वो यूनिलैटरल है, वेयर एज अ सेल इज बायलैटरल। इसमें दो पार्टी के बीच में ट्रांसफर होता है एक चीज या दूसरी चीज। तो ये डिफरेंस हुआ गिफ्ट डीड में और सेल डीड में। बिल्कुल कमल गुप्ता जी, आपने तमाम जानकारी आज हमारे दर्शकों तक पहुंचाई आज के इस खास पेशकश में। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।